नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज सबसे पहले बात होगी टेरर के डॉक्टर की, जिस डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, जो डॉक्टर्स लोगों की बीमारियों का इलाज करता है। अगर वही डॉक्टर आतंकी बन जाए, अगर वही डॉक्टर आतंक का डॉक्टर बन जाए, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? दरअसल देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे ही टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। इसमें 3 ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है जो आतंकी संगठन जैश और आईएसकेपी का मेंबर निकला। इसके बाद से 360 किलो से ज्यादा के विस्फोटक बरामद हुए। AK-47 से लेकर दूसरे घातक हथियार मिले। आपको एक एक डिटेल हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। फरीदाबाद टेरर मामले में इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। फरीदाबाद के एक और घर से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। पुलिस ने 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया है। तो डॉक्टर किस तरह से टेरर कंपनी चला रहा था, इतना विस्फोटक कहां से आया, ये डेंजरस साजिश डिकोड होनी बाकी है। अभी तो केवल ये बारूद मिला है, ये असॉल्ट राइफल मिली है, ये मैगजीन बरामद हुई है, लेकिन अभी बहुत सारी जानकारी और निकलकर सामने आनी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट आया कैसे? कुमार सोनू हमारे सहयोगी फरीदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा सवाल यही कुमार कि ये जो बरामदगी हुई है ये अच्छी बात है, पर आया कैसे, फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? देखिए, दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरा एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया हुआ था, जिसके बाद सहारनपुर से आदिल नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद आदिल से हुई पूछताछ के दौरान उसने पूरा एक खुलासा किया और उसने डॉक्टर मुजम्मिल का नाम अपनी पूछताछ के दौरान जेके पुलिस को बताया। जिसके बाद जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन कर फरीदाबाद के धौज गांव से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट यानी जो विस्फोटक है वो बरामद किया। एक असॉल्ट राइफल, इसके अलावा जिंदा कारतूस, पिस्टल, मैगजीन, ये तमाम चीजें बरामद की। उसके बाद अभी भी लगातार डॉक्टर मुजम्मिल से जो लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस, उस पूछताछ के दौरान एक मौलाना के घर का मौलाना का नाम सामने आया, जिसका नाम अभी इस्ताक बताया जा रहा है। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है उसको लेकर, लेकिन उस मौलाना का जो घर है वो फतेहपुर तगा गांव में है, जहां पर आप देख सकते हैं ये पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और पुलिस भी यहां पर तैनात है। दरअसल जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन है और इन गाड़ियों से थोड़ा सा कुछ कदमों की दूरी पर ही मीनाक्षी उस मौलाना का घर है, जो कि उसने डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर दिया हुआ था। और यहां से बताया जा रहा है कि 2563 किलोग्राम जो है संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया है। अब सोचिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इतनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक बरामद हुआ है कि उसको यहां से सिक्योर जगह ले जाने के लिए बकायदा एक टेम्पो को हायर किया है पुलिस ने। एक मिनी टेम्पो यहां पे लाया गया है। और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया कैसे? किस आतंकी साजिश को कामयाब करने की फिराक में थे? इस मॉड्यूल में कौन कौन और शामिल है? इन तमाम चीजों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शुक्रिया सोनू पूरी जानकारी के लिए आपका। कश्मीर, सहारनपुर से फरीदाबाद, डॉक्टर आदिल मुजम्मिल का कितना खतरनाक था ये प्लान, इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। क्या राजधानी दिल्ली को दहलाने की थी साजिश? टेरर का डॉक्टर कैसे छिपाया 350 किलो विस्फोटक? सहारनपुर टू गुजरात, कहां तक आतंक के तार? आतंक के डॉक्टर आदिल मुजम्मिल आका कौन? डॉक्टर की विस्फोटक साजिश का मास्टरमाइंड कौन? राजधानी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बड़ी विस्फोटक साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जो 26/11 से भी ज्यादा खतरनाक है।
क्योंकि इसमें शामिल आतंकी कोई आम टेररिस्ट नहीं बल्कि वो इलाज करने वाला डॉक्टर है। एक का नाम डॉक्टर आदिल अहमद है जबकि दूसरे का नाम डॉक्टर मुजमिल है। आपको डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजमिल के बारे में बताएं उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसे हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से बरामद किया है। उसमें एक कैनन कॉक असॉल्ट राइफल है जो AK-47 जैसे ही काम करती है। कैनन कॉक राइफल के 3 मैगजीन और 83 जिंदा कारतूस मिले हैं। एक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस, 2 मैगजीन, 20 टाइमर्स, 4 बैटरी वाले टाइमर्स, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला वॉकी टॉकी सेट और इलेक्ट्रिक वायरिंग भी मिले हैं। लेकिन टेरर के डॉक्टर के पास जो सबसे खतरनाक चीजें मिली हैं वो है 360 किलोग्राम विस्फोटक यानी अमोनियम नाइट्रेट। एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। टाइमर्स लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4 और एक कैरन कॉक राइफल with 3 magazines and 83 live rounds, एक पिस्टल with 8 live rounds, 2 empty cartridges और 2 additional magazines है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मतलब 3.5 क्विंटल से भी ज्यादा। वो कितना खतरनाक हो सकता है, अगर उसमें विस्फोट हो जाता तो कितना नुकसान होता, जरा ये भी समझ लीजिए। अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय केमिकल कंपाउंड होता है। आग के संपर्क में आते ही इसमें तेज विस्फोट हो सकता है और ये इतना ताकतवर होता है कि आसपास की चीजों को कुछ ही सेकंड में उड़ा सकता है। सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 2 से 3 किलोमीटर तक तबाही मच सकती है। इसकी मात्रा ज्यादा हो तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सोचिए 150 किलोग्राम जब 3 किलोमीटर को दहला सकता है तो फिर फरीदाबाद में तो 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। ये वही घर है जहां आतंक के डॉक्टर मुजमिल ने इस जखीरे को छिपा कर रखा था। आतंक का डॉक्टर मुजमिल पेशे से फिजिशियन था। वो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुजम्मिल जो है वो पेशे से डॉक्टर है और फरीदाबाद की इसी अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है, जो स्कूल है मेडिकल साइंस का, उसमें यहाँ पे डॉक्टर था और तकरीबन 3.5 साल से इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में वो रह रहा था। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे कमरा किराए पर लिया था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 15 दिन पहले ही ये पूरा कंसाइनमेंट डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचा था। डॉक्टर मुजम्मिल जो है उसके जैश ए मोहम्मद से तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस और साथ ही साथ सेंट्रल एजेंसीज के जॉइंट ऑपरेशन में इस पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो रहता भी था और यहाँ पर डॉक्टर भी था। दरअसल जो गाड़ी बरामद हुई है, पुलिस ने जो गाड़ी बरामद की है मुजम्मिल के पोजेशन से, वो एक लेडी डॉक्टर की है और वो लेडी डॉक्टर भी कश्मीर की रहने वाली है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उस लेडी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है और वो लेडी डॉक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस कर रही थी, यहीं पर वो डॉक्टर थी। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में असला मिलना और साथ ही साथ जो 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है, उसके पीछे मकसद क्या था, आखिर आगे किस तरह की गतिविधि में ये शामिल थे। ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था जो रूम इन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये।
डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद पुलिस ने 10 दिन पहले गिरफ्तार किया था। उसने इतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट क्यों इकट्ठा कर रखा था, इसे समझने के लिए आपको अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से हुई कुछ घटनाओं को समझना होगा। एक और बात बता दें कि इस वक्त हम जो अल फला यूनिवर्सिटी है उससे महज तकरीबन 3 किलोमीटर दूर आगे एक फतेहपुर तगा गांव है। यहां पर जो है इस वक्त आप देखेंगे तो रेड चल रही है। पूरा सर्च ऑपरेशन जो है जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में चल रहा है। दरअसल ये उस इमाम का घर है जहां पर जिस इमाम को जो है पुलिस ने डिटेन किया है, और ये वही इमाम है जिस मस्जिद में ये इमाम जो है इमाम था। वहां पर जो डॉक्टर मुजम्मिल है सौरभ, वो नमाज के लिए जाता था और इसके लगातार संपर्क में था। फिलहाल ये फतेहपुर तगा गांव का जो उसका घर है इमाम का, उसने किराए पर दिया हुआ है। ये दोनों जो यहां पर जो 2 लोग रह रहे थे वो धौज गांव के रहने वाले थे। फरीदाबाद पुलिस ने आतंक के डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल जिस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था, उस मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार किया है। क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना किसको ले गए हैं अभी क्राइम? इमाम साहब। यहाँ पे इमाम साहब क्या पढ़ा नमाज पढ़ाते हैं? हाँ। तो ये क्या है जगह? आईडी लगा देना मनोज। मस्जिद से ले गए हैं। क्या नाम है उनका? आतंक के डॉक्टर मुजम्मिल के तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, जिसमें 3 डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं। पहला नाम डॉक्टर मुजम्मिल जो पुलवामा का रहने वाला है, दूसरा नाम डॉक्टर आदिल अहमद का है जो अनंतनाग का रहने वाला है, और तीसरा डॉक्टर फरार है जिसकी तलाश जारी है। दरअसल टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा 7 नवंबर को तब हुआ था जब सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने का आरोप है। डॉक्टर आदिल अहमद जो पहले अनंतनाग के सरकारी हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट रह चुका है, उसे लेकर जब जम्मू कश्मीर पुलिस अनंतनाग पहुंची और उसके ठिकानों को खंगाला गया तो उसके लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई, जिसके बाद उस पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के घातक हथियार रखने की भी धाराएं लगाई गई। डॉक्टर आदिल अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। टेरर मॉड्यूल के जो तार सहारनपुर से होते हुए जम्मू कश्मीर और फिर फरीदाबाद तक पहुंचे हैं, उसकी एक बड़ी कड़ी गुजरात से भी जुड़ रही है। गुजरात ATS ने अहमदाबाद से 3 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया है। उसमें एक MBBS डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद भी है। बताया जा रहा है कि इन तीनों आतंकियों के तार आतंकी संगठन ISKP से जुड़े हुए हैं, जो राइसिन नामक खतरनाक जहर से लोगों को मौत की नींद सुलाने की साजिश रच रहे थे। गुजरात ATS ने इनके पास से 3 पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार तीनों आतंकियों अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जिसने चीन से MBBS की पढ़ाई की है, वो हैदराबाद का रहने वाला है, जबकि आजाद सुलेमान शेख यूपी के शामली का रहने वाला है। तीसरा आतंकी मोहम्मद सुहेल यूपी के लखीमपुर खीरी का निवासी है। तीनों आतंकियों को अदालत ने 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी राजस्थान के हनुमानगढ़ से 4 लीटर कैस्टर ऑयल लाकर राइसिन नाम का खतरनाक जहर बनाने की प्लानिंग तैयार कर रहे थे। ये साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर होता है। आतंकियों की साजिश देश के अलग अलग शहरों में एक साथ हजारों लोगों की हत्या करने की थी। सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद और अहमदाबाद में जिस तरह से टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, उससे ये लगने लगा है कि जैश और IKP जैसे आतंकी संगठन एक बार फिर देश में अपने नेटवर्क को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद आतंकी ये भूल गए हैं कि ये नया भारत है, जहां आतंकियों को चुन चुन कर कब्रगाह में पहुंचा दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रेड जारी है। आतंकियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है और घर घर जाकर आतंकियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस मामले से जुड़ी हुई बता रही हैं। आतंकियों की तलाश में इस वक्त अनंतनाग में छापेमारी की जा रही है, क्योंकि एक जो आदिल आतंकी बताया जा रहा है उसका कनेक्शन अनंतनाग से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में और कितने लोग उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, अनंतनाग में इसके लिए तलाशी अभियान चल रहा है। घर घर जाकर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
पुतिन बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के नए दावे ने नाटो और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि पुतिन के ऑर्डर के बाद रूस में न्यूक्लियर टेस्टिंग पर काम शुरू हो गया है। उधर पुतिन यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर बारूद बरसा रहे हैं। रूसी मिसाइल, टैंक और ड्रोन यूक्रेन में मौत का तांडव कर रही है। ज़ेलेंस्की की सेना के पास गोला बारूद तेजी से कम हो रहा है, लेकिन पुतिन का हमला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या पुतिन इसी नवंबर में यूक्रेन का काम तमाम कर देंगे? क्या यूक्रेन को निपटाकर पुतिन अमेरिका और नाटो युद्ध करेंगे? मिर्नोग्राद पर 3 टन के FAB 3000 बम से हमला। सूमी पर शाही ड्रोन से एयर स्ट्राइक। चेर्निगोव पर किंजल मिसाइल से अटैक। कोस्तांतिनोक्वा पर FPV ड्रोन से स्ट्राइक। ज़ापोरोज़े में रूसी D-30 होइट्ज़र से तबाही। खार्किव में पुतिन का PION मचा रहा है कहर। रोकोवस्क में T-72B3M उगल रहा है आग। जंगल में छुपे यूक्रेनी सैनिकों पर KA-52M हेलीकॉप्टर से हो रहा है हमला। यूक्रेन हथियार डिपो पर Su-34 से की जा रही है एयर स्ट्राइक। पुतिन ने पूरे यूक्रेन को बारूद से भर दिया है। रोकोवस्क से लेकर कीव तक ज़ेलेंस्की का देश धुआं धुआं हो गया है। पुतिन ने 5TH जनरेशन फाइटर प्लेन Su-57 की ये नई तस्वीरें दिखाकर ट्रंप और नाटो को भी मैसेज दे दिया है। क्या रूस अब यूक्रेन को निपटाकर अमेरिका और यूरोप से जंग की तैयारी कर रहा है? अमेरिका और यूरोप से निपटने के लिए रूस में नए परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू हो गई है। पुतिन गोले पर गोले दागे जा रहे हैं। उनके जखीरे में हथियार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उधर ज़ेलेंस्की एक एक कारतूस के लिए तरस रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना के पास हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। रूस ने Su-34 से KAB गाइडेड बॉम्ब बरसाकर यूक्रेन के ज्यादातर मिसाइल प्लान को तबाह कर दिया है। रूसियों ने हमले बढ़ा दिए हैं और वो ज्यादा बैलिस्टिक भी इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हमें ज्यादा हवाई सुरक्षा, ज्यादा उपकरणों का भंडार और ज्यादा सटीक ऑपरेशनल काम की जरूरत है। इस क्षेत्र में आज मैं यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा की सराहना करना चाहता हूं।
वे हमेशा सक्रिय रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। सरकार से लेकर क्षेत्र तक सभी स्तरों की शक्ति काम कर रही है। हमारे समुदाय के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रों में मौजूद रहना चाहिए। अधिकतम संचालन और कई लोगों को सहायता। इन हफ्तों में उनके काम के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से राज्य आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं। За роботу цими тижнями я дякую особисто працівникам ДСНС України. जेलेंस्की पर बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है। उनकी फौज तेजी से सरेंडर कर रही है। जेलेंस्की अमेरिका से हथियारों की बड़ी खेप मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन ट्रंप कभी हाँ कहते हैं तो कभी ना कहते हैं और जेलेंस्की बीच में लटके हुए हैं। उधर पुतिन की फौज तेजी से बमबारी करती है, एक के बाद एक यूक्रेनी शहरों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में भी जापोरिजिया के रेव डोनेट्स्क ओब्लास्ट के प्रोकोवस्क, सेंट्रल यूक्रेन के शहर पोल्टावा में सबसे भीषण जंग चल रही है। एक 1355 दिन के युद्ध के बाद यूक्रेन बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा है। रूसी फौज डोनबास, खार्किव, मेरिपोल, मेलिटोपोल, आवडीवका, बाखुम, किरसोन, बेरोदियांस्क और आर्मियंस्क जैसे अहम यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर चुकी है। ये डोनेस्ट्रक ओब्लास्ट मिर्नोग्राद की तस्वीरें, जहां रूसी फौज ने 3 टन के FAB 3000 बम से हमला किया है। यह हमला इतना बड़ा था कि इसका असर दूर दूर तक महसूस किया गया। डोनेट्स्क इलाके में पुलिस का हमला तेज हो गया है। कार्सो अर्मेस्क, जिसे अब प्रोकोवस्क के नाम से जाना जाता है, वहां रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है। विनाशकारी FAB 3000 बमों से विध्वंस कर रही है। वॉर जोन में सबसे ज्यादा रूसी ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। ये सूमी से आई नई तस्वीर है, जहां ईरानी शाहिद ड्रोन सीधे आकर गिरा और बड़ा धमाका हुआ। रूस के एक और कामिकेज ड्रोन मोलनिया 2 भी यूक्रेन को भयंकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि पुतिन की फौज मोलनिया 2 सफेद फास्फोरस वॉरहेड डालकर अटैक कर रही है। जापोरोजे में रूसी FPV ड्रोन कयामत बरपा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर यूक्रेन के फौजी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। प्रोकोवस्क से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जहां रूसी ड्रोन ने रात के अंधेरे में 2 यूक्रेनी सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए। कोस्तांतिनोव में भी रूस के ड्रोन जेलेंस्की के फौजियों का कत्लेआम कर रहे हैं, चुन चुनकर यूक्रेनी सैन्य अड्डों को तबाह कर रहे हैं। मैदान जंग में रूस की तोपें भी कोहराम मचा रही हैं। जापोरिजिया में रूसी सैनिक यूक्रेनी पोस्ट पर D-30 हॉइट्जर से हमले कर रहे हैं। रूस का 2S7 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, जिसे PION भी कहते हैं, वो भी रणभूमि में जमकर आग उगल रहा है। इसे चलाने, तैनात करने और टारगेट सेट करके हिट करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। पुतिन के हथियार खत्म नहीं हो रहे हैं। पुतिन यूक्रेन पर इतना बारूद भर रहे हैं कि जेलेंस्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या ना करें। ये रूसी टैंक T-72B3M है, जिससे रूसी सैनिक प्रोकोवस्क में तबाही मचा रहे हैं। प्रोकोवस्क में ही रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी यूक्रेनी ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं।
कुछ ऐसा ही मंजर खार्किव में भी दिख रहा है, जहां रूसी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी ठिकानों का विनाश कर रहे हैं। सूमी में भी रूसी सैनिक D-30 वाइजर से गोले दाग रहे हैं और चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। टैंक और ड्रोन के साथ साथ रूसी फौज खतरनाक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रही है। ये चेरनिगोव की तस्वीरें हैं। हाल ही में यहां रूस ने खतरनाक हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अटैक करके यूक्रेन के बायोमास पावर प्लांट को तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन पर अब तक 12,000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक 11,466 मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर चुका है। रूस ने यूक्रेन पर स्कंदर, कैलिबर, किंजल, KH-47 और KH-59 जैसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। उधर यूक्रेनी फौज बचे खुचे हथियारों के साथ रूस का मुकाबला कर रही है। ज़ेलेंस्की की कोशिश है रूस के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी साइट्स को टारगेट करना है। ये रूस के रोस्तोव की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन ने अटैक किया है। इस हमले में रोस्तोव के लिखोव्स्का रेलवे स्टेशन को भयानक नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने क्रीमिया में भी रूस के तेल डिपो पर हमला करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। कुछ ऐसी तस्वीर तुआब से बंदरगाह से आई है, जहां रूस ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस समय रूस के खिलाफ यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार है ड्रोन। यूक्रेन 25,000 के ड्रोन से रूस को मार रहा है। इन ड्रोन का वजन करीब 3 किलो है। ये ड्रोन साइज में बेहद छोटे यानी 8 से 12 इंच के हैं। ये ड्रोन किसी भी रशियन टारगेट को हिट कर देते हैं। इन ड्रोन की कीमत 25 से 90 हजार रुपए है, जो किसी भी खिलौनी शॉप में मिल जाते हैं। यूक्रेन इन ड्रोन में एक्सप्लोसिव फिट कर देता है। हालांकि यूक्रेन के पास हथियारों का भंडार अब खत्म होने के कगार पर है। ज़ेलेंस्की बार बार यूरोप और अमेरिका से हथियारों के खेप भेजने की गुजारिश कर रहे हैं। उधर पुतिन के हथियारों का जखीरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ज़ोपोरोज़े से लेकर खार्किव तक रूसी सेना की तोप आग उगल रही है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन को गिराने के लिए पुतिन की सेपरेट गार्ड्स मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड मोर्चे पर डटी है। प्रोकोवस्क में रूसी हथियार डिफेंस सिस्टम 24 घंटे अपने सैनिकों की ड्रोन से सुरक्षा कर रही है और यूक्रेन ड्रोन के खतरे को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर रही है। ये रूस का टोर M2 डिफेंस सिस्टम है, जो इस समय प्रोकोवस्क में यूक्रेनी ड्रोन का काल बना हुआ है। उसे देखते ही मारकर गिरा दे रहा है। वॉर जोन में पुतिन का पेंटर S एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी सैनिकों के लिए सुरक्षा चक्र बना हुआ है। यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन इसे भेदने में नाकाफी हो रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन नए नए हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये रिमोट से चलने वाला रोबोटिक व्हीकल है, जिससे फ्रंट लाइन पर तैनात रूसी सेना को गोला बारूद और दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं। पुतिन की कोशिश है कि जल्द से जल्द यूक्रेन के साथ युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि फिर पूरा फोकस नाटो और अमेरिका की तरफ किया जाए। पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57 की नई तस्वीरें जारी करके अमेरिका और नाटो को बड़ा मैसेज दे दिया है। Su-57 रूस का पहला सुपरसोनिक स्टील्थ फाइटर जेट है। रूस ने इसे मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए बनाया है। इस स्टील्थ फाइटर जेट को जब तक दुश्मन का रडार पकड़ेगा, तब तक ये उसे हिट कर चुका होगा। यूक्रेन रूस की जंग में पुतिन की आर्मी हावी होती जा रही है। ज़ेलेंस्की शहर दर शहर हार रहे हैं, तो वहीं एक और फ्रंट पर जंग जैसे हालात हैं। वो है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, जहां तालिबान पाकिस्तान में घुस गया है। मुनीर की आर्मी को चुन चुन कर मार रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के सामने शांति वार्ता का प्रस्ताव भेज रहा है, बातचीत का ऑफर दे रहा है।
आखिर तालिबान के सामने शहबाज और मुनीर को क्यों करना पड़ रहा है सरेंडर, क्यों देने पड़ी शांति वार्ता का प्रस्ताव, देखिए इस रिपोर्ट में। तालिबान ने मुनीर को फिर दिखाए तेवर। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि इन केस ऑफ अ फाइट जनाब सारा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा और हम तो जो है वो आपसे पीछे वो नहीं हटेंगे। नहीं झुका तालिबान, पाकिस्तान से बिगड़ी बात। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, यानी कि अफगानिस्तान कह रहा है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी अफगानिस्तान टेररिज्म कर रहा है। बातचीत नाकाम होने के बाद तालिबान ने दी धमकी। राजम योबल मौजूद तोरनो पुदी उरुस्तुई की अफगानिस्तान इस्लामी इमारत और पाकिस्तान फौजी कड़ई थरमाबैन मुश्किलात रामस्तस। पाकिस्तान और तालिबान के बीच 3 राउंड की बातचीत बेनतीजा खत्म हो चुकी है। ताजा राउंड की बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में नाकाम हुई है, जहां तालिबान न पाकिस्तान की धौंस पट्टी में आया न उसकी शर्तें मानने को राजी हुआ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तानी डेलीगेट्स की मांग को पूरा करना मुमकिन नहीं है। जब आप अपनी स्थिति को नियंत्रित नहीं करते तो आपको अफगानिस्तान पर दोषारोपण की उंगली नहीं उठानी चाहिए। जब आप उन्हें ऐसी बातें करते हैं तो उनकी वार्ता टीम भाग जाती है। हमारी वार्ता टीम शेरों की तरह वार्ता करती है और क्षेत्र में अंत तक दृढ़ रहती है। हमारे डेलीगेट्स अच्छे इरादों के साथ वार्ता के लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान की मांगें अनुचित हैं। वे कहते हैं आपको पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। क्या हम पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? तालिबान के कड़े तेवर के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तालिबान के साथ आर पार की जंग की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने मांग रखी थी कि तालिबान पाकिस्तान में शांति की गारंटी दे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के खिलाफ कदम उठाए। यही नहीं, पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान टीटीपी के आतंकियों को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से अपनी सीमा में यानी कि अफगानिस्तान में ले जाए। तालिबान ने तीनों मांगे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान की समस्याएं नई नहीं हैं। क्या टीटीपी पिछले 25 वर्षों से पाकिस्तान में सक्रिय नहीं रहा है? क्या पाकिस्तानी सरकार खुद ये घोषणा नहीं करती कि पिछले 20 सालों में 70,000 या 80,000 लोग मारे गए हैं? क्या उस पाकिस्तान में पहले से ही बमबारी नहीं हो रही थी? क्या ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ पर भी एक हमला किया गया था। पाकिस्तान और तालिबान के बीच बातचीत का यह सिलसिला अक्टूबर से चल रहा था। दोनों देशों के बीच पहले राउंड की बातचीत कतर में हुई थी। इसके बाद बातचीत का दूसरा दौर तुर्की के इस्तांबुल में हुआ। ये बातचीत नाकाम रहने के बाद तुर्की की दखल पर तीसरी बार पाकिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि उसकी सरजमी पर हिंसा के लिए टीटीपी जिम्मेदार है, लेकिन तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने ही टीटीपी के आतंकियों को पाला पोसा और बड़ा किया। तालिबान का कहना है कि टीटीपी तालिबान के अस्तित्व में आने से पहले पाकिस्तान में एक्टिव है। उसकी गतिविधियों के लिए तालिबान को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?